नमस्कार 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 बच्चों। तो कैसे हो आप? आपसे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम बायोलॉजी की इस बेहतरीन लेक्चर में, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग पौधों में पोषण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम सीधी सीधी बात बोले तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रकाश संश्लेषण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ बात लिखा हुआ है, क्या कि इससे बाहर कुछ भी नहीं। क्या कहने का मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आज के इस लेक्चर को आप पूरी तरह अच्छी तरह से देख लेते हो तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें अगर प्रकाश संश्लेषण टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं तो सारा क्वेश्चन आपका इसी लेक्चर से आएगा, चाहे वह 1 मार्क्स का हो या फिर वह 2 मार्क्स का हो या फिर वह 5 मार्क्स का क्यों ना हो। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए आज की इस लेक्चर की हम शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको हम पौधों में पोषण टॉपिक की थोड़ी सी भूमिका बताते हैं कि पौधों में पोषण टॉपिक की आवश्यकता क्यों आन पर हमें पढ़ने का, और इसमें मेनली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो आपको एक बात मालूम होगा कि पौधे भी एक जीव है, सजीव है। और किसी भी जीव को जीने के लिए, अगर कोई भी जीव है, अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे एक ही चीज की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी जीव को जीने के लिए एक ही चीज की आवश्यकता पड़ती है और उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अगर ऊर्जा नहीं तो आदमी सरवाइव नहीं कर पाएगा। आदमी क्या भाई, कोई भी जीव सरवाइव नहीं कर पाएगा। और इसी ऊर्जा को हम इंग्लिश में एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक, अब ये ऊर्जा मिलती कहां से है? तो आपको हम बता दें कि ये ऊर्जा बेसिकली हमको मिलता है, हमको प्राप्त होता है, ये किसी भी जीव को प्राप्त होता है भोजन से। ये प्राप्त होता है भोजन से। अर्थात अगर पौधों को भी जिंदा रहना है तो पौधों को भी ऊर्जा चाहिए, और पौधों को अगर ऊर्जा बनाना है तो पौधों को भी भोजन चाहिए। अब पौधे हमारी तरह तो है नहीं कि किसी को मार के खा जाएंगे, किसी से छीन कर खा जाएंगे। तो पौधे बेचारे अपने भोजन को खुद से बनाते हैं, अपना हाथ पांव चला के बनाते हैं। और ये पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया ही बेसिकली प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ये पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा क्या क्यों चाहिए? जीने के लिए चाहिए। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आखिरकार होती कहां पे है? आप सुने होंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया पत्तियों में होती है। कहां होती है? जो पेड़ होते हैं उसके पत्तियों में होती है, ये सुने होंगे। लेकिन आखिरकार उस पत्तियों में ऐसा क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वहां पे हो जाती है? सीधा सीधा बात बोला जाए तो उस पत्तियों में ऐसा क्या है कि वह पत्तियां प्रकाश ऊर्जा को अर्थात सौर ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और उससे रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। आइए आपको हम दिखाते हैं कि आखिरकार उस पत्तियों में है क्या। थोड़ा थोड़ा अंदर की बात जानेंगे थोड़ा सा। इससे क्या होगा, जो 4 मिनट लेक्चर लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास समय पूरा है। आओ, ये क्लियर है भाई? ठीक है, देखो ये आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इसके लिए हम पहले से बना के लाए हैं। ये हमारे पास लीफ है, ये ट्री का लीफ है, और ये लीफ को हम थोड़ा जूम करके दिखाए हैं। जब इस लीफ को आप जूम करोगे, इस लीफ को जब आप जूम करोगे तो यहां पे आपको इस लीफ में माइक्रोस्कोप से देखने पे कुछ संरचना दिखाई देगा, और इस संरचना को हम लोग बोलते हैं मीजोफिल सेल। इस लीफ में छोटे 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 देख रहे होंगे कि कोशिका उपस्थित है, और इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं मीजोफिल कोशिका। और ये जो लीफ है, लीफ के निचली सतह पे छोटे छोटे रंध्र उपस्थित होते हैं, और इसी रंध्र को हम लोग बोल देते हैं एस्टोमटा। क्या बोल देते हैं? एस्टोमटा। खैर ये बाद की बात है, पहले यहां पे आओ। ये मीजोफिल बताने का क्या आवश्यकता है? क्योंकि जब आप सेल जानोगे तभी तो आप सेल के अंदर उपस्थित कोशिकांग को जान पाओगे, और उस सेल में क्या क्या घटना घट रहा है इसको जान पाओगे। 2 मिनट, मात्र 2 मिनट। आओ, यहां पे हम आपके सामने मीजोफिल कोशिका को ड्रॉ करते हैं। एक आपके सामने हम प्यारी सी मीजोफिल कोशिका को बना लेते हैं। ये आप देख पा रहे हो कि ये हमारे सामने क्या है? ये है हमारे सामने मीजोफिल कोशिका। ठीक,
और ये मेसोफिल कोशिका की जो आपको दिखाई दे रहा है संरचना भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कोशिका द्रव बोल देते हैं। ठीक, इस कोशिका द्रव में क्या होता है, इस कोशिका द्रव में ये ग्लूकोज जो है ना, कोशिका द्रव में ये ग्लूकोज टूटता है, किस में टूटता है, पायरुवेट में टूटता है। किस में टूटता है, ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में। और एक बात बता दे, इस ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटने की प्रक्रिया ही मुख्य रूप से हम लोग इसको ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं। ग्लाइकोलिसिस, आपसे क्वेश्चन पूछे ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो आप बता सकते हो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है भाई, ये ग्लाइकोलिसिस जो है ये कोशिका द्रव में होती है। कहाँ होती है, कोशिका द्रव में होती है। अब ये पायरुवेट जो है ये मूव कर जाता है कहाँ पे, ये चला जाता है कोशिकांग में, और उस कोशिकांग का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को मैं डबल मेम्ब्रेन नहीं बना रहा हूं, क्योंकि इसके इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टा का फॉर्म हो जाता है। चलो बना ही देता हूं। ये कुछ हमारे सामने ये माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्रिस्टा। ठीक, इसमें क्या होता है, ये पायरुवेट इसमें जाके टूटता है पायरुविक एसिड में, और बनाता है हमारे पास एटीपी। पायरुवेट टूटता है और बनाता है एटीपी, और इस क्रिया को हम बोलते हैं बेसिकली क्रेव साइकिल। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेव साइकिल। तो अगर आपसे क्वेश्चन फॉर्म हो कि क्रेव साइकिल कहाँ होता है, तो क्रेव साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेव साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेव साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, कोशिका द्रव में। ठीक, अगर यहाँ पे आपको मालूम है कि अगर यहाँ पे एटीपी बन रहा है, तो एटीपी के साथ साथ CO2 भी बनेगा, बनेगा भाई। तो यहाँ पे दो चीज हो सकता है। पहला चीज क्या हो सकता है, ये CO2 लीफ में जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं ना, उसके मदद से ये बाहर निकल सकता है, ये निकल सकता है। लेकिन ये प्लांट बहुत चालाक होते हैं। ये प्लांट क्या करता है, इस प्लांट के पास एक और कोशिकांग होता है, और उस कोशिकांग को हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसे आप हरित लवक के नाम से जानते हो। क्या जानते हो, इस क्लोरोप्लास्ट को आप हरित लवक के नाम से, ये भी एक प्रकार का डबल मेम्ब्रेन होता है, अर्थात इसमें भी दोहरी झिल्ली होती है। इसे आप जानते हो हरित लवक के नाम से, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक बोल देते हैं। ठीक, ये प्लांट क्या करता है, इस CO2 को अपने अंदर लेकर H2O मिलाकर बना देता है ग्लूकोज, और इसी को बोलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण। क्या प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और ये ग्लूकोज क्या है, भोजन है। तो पेड़ पौधा भोजन बनाया, और पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। अगर आप सीधा सीधा बात बोलो तो पौधों द्वारा ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधों द्वारा ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, ये ग्लूकोज। हाँ, ये भाषा बनाओ, जब 2 नंबर का पूछ दे तो आप बोल सकते हो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से क्या लेता है, H2O, और क्लोरोफिल की मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाता है, और इसी मूलभूत प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। वह भी बताया जाएगा आपको, लेकिन सीधा सिंपल अर्थ समझो पहले, वो लैंग्वेज भी लिखाएंगे हम। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो ठीक है। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसा क्या चीज है कि वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बना रहा है। आइए दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये आपके सामने हमने जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर से आपके सामने क्लोरोप्लास्ट की संरचना बनाई है। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या दिखाई देगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर और भी चीज दिखाई देंगे। इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड DNA दिखाई देगा, सर्कुलर DNA, 70S राइबोसोम दिखाई देगा। इसके अंदर बहुत सारी चीज दिखाई देंगे, लेकिन फिलहाल हमें जिससे काम है उसी को हम देखते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सिक्के की जैसी संरचना दिखाई देती है। देखो, यहाँ पे 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3, 4, 5, 6 सिक्का है। तो ये एक सिक्का को अगर देखा जाए तो एक सिक्का को हम लोग बोलते हैं थाइलाक्वाइड। एक सिक्का को हम लोग बोलते हैं थाइलाक्वाइड, एक सिक्का को। और सिक्के ऊपर सिक्के, इससे जो संरचना बनती है इसको बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोल देते हैं, ग्रेनम। और ये ग्रेनम एक दूसरे से, एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से जुड़ा होता है स्ट्रोमा लैमली के द्वारा। बस इस संरचना का नाम याद रखो, क्योंकि जब आपको बताया जाएगा प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है,
अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, तो फिर यहाँ पे ये सब वहां पे यूज होगा। और इसमें जो खाली स्थान ये जो दिखाई दे रहा है ना, खाली स्थान, इसको बेसिकली हम लोग स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। फिलहाल अगर आपको ये क्लियर तो बोलो। हाँ, यहाँ पे एक और बात आपको बता दें, ये जो आपको थाइलाक्वाइड दिखाई दे रहा है, ये थाइलाक्वाइड, ये इसके इसके मेम्ब्रेन पे पाया जाता है पिगमेंट, और इस पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, सॉरी क्लोरोफिल। इस पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल। यहां पे देखो, इस क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश ऊर्जा को प्लांट रासायनिक ऊर्जा में बदल पाते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, कौन, प्लांट। आइए अब हम आपको प्रकाश संश्लेषण की डिफिनेशन बताते हैं। ये बेसिक बेसिक बात था, क्योंकि मैं आपको लीफ के अंदर मीजोफिल कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा लैमली, थाइलाक्वाइड, ग्रेना, इनसे मिलवाना चाहता था। ठीक है, अगर आप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, वही बात लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। यहां पे आप देखोगे कि पौधों में पोषण, सभी जीवों को, जो हम बात पहली पैराग्राफ में की है, सभी जीवों को जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो वह भोजन, और भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, वह कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं। ये फिलहाल देखो, ये बात हमने पहले ही किया, देखो यहाँ पे देखो, ये रहा, जीने के लिए ऊर्जा, ऊर्जा कहां से प्राप्त करेंगे, भोजन से प्राप्त करेंगे, ये बात लिखा हुआ है। अब देखो, अभी आप देख लिया ना, इसके बाद आपको कोई प्रकार का दिक्कत होने ही नहीं वाला है। एक और बात देखो कि जीव जगत में केवल हरे पौधे ही ऐसे जीव हैं, कौन है, हरे पौधे। हरे पौधे कहने का मतलब है जिसमें क्लोरोप्लास्ट है। आगे हम देखेंगे, जो इस भोजन या खाद्य पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, कौन है, हरे पेड़ पौधे ही प्राप्त कर सकते हैं। पौधे अपने भोजन का निर्माण, पौधे अपने भोजन का निर्माण किसके द्वारा करते हैं, देखो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा करते हैं। अभी तो हम बताए हैं, ये बात फिलहाल अभी हम जिक्र करके आए हैं। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप यहां से लिख सकते हो। अब हम लोग इस प्रकाश संश्लेषण की डिफिनीशन देखने जा रहे हैं। हम अभी आपको बताएं कि अगर सीधा सीधा आपको बोलना है तो आप ये बोल सकते हो कि पौधों द्वारा ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। आइए देखो, अभी ग्लूकोज कैसे बनेगा, इस प्रोसेस को जिक्र करके आप लैंग्वेज ऐड कर सकते हो और शब्द की सीमा को बढ़ा सकते हो। आइए देखो, सीधा बात, यहां पे सीधी बात, नो बकवास। पौधों द्वारा ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। बिना किसी झंझट के आप ये डिफिनेशन लिख सकते हो। लेकिन अगर आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे तो फिर ये लिखने में आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पे शब्द सीमा रहता है, तो आपको शब्द भी लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे 2 डिफिनेशन दिया हुआ है, जो भी आप चाहो लिख सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे कहने का मतलब है जिसमें क्लोरोफिल हो, क्लोरोप्लास्ट हो। हरे पेड़ पौधे द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कौन फिल, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या बन रहा है, जल से ग्लूकोज बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अभी तो हम लोग डिस्कस किए हैं ग्लूकोज कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, जल लेंगे, तो सूर्य की प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल तो चाहिए भाई, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को ट्रैप कौन करेगा, क्लोरोफिल करेगा। ठीक, ऐसे नहीं तो और लैंग्वेज है चाहिए था। देखो, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाएं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होगा तभी तो क्लोरोफिल होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, देखो क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से, क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से सरल कार्बोहाइड्रेट, देख भाई देख यहां पे क्या लिखा हुआ है, सरल कार्बोहाइड्रेट। अगर सरल कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो हम सीधा सा बात बोल सकते हैं, ग्लूकोज का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, ग्लूकोज का बात हो रहा है, C6H12O6 का बात हो रहा है। ठीक, ठीक है, देखो
कार्बोहाइड्रेट पदार्थ निर्माण करते था, ऑक्सीजन गैस बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या उत्पन्न होती है, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में अर्थात उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन, ये बाई प्रोडक्ट है किसका, प्रकाश संश्लेषण का, ये उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है भाई, याद रखना। ये भी क्वेश्चन फ्रेम हुआ है फिलहाल। तो ये आपको प्रकाश संश्लेषण की डिफिनेशन है, आप चाहो तो ये याद रख सकते हो, ये बेसिक डिफिनेशन है कि ग्लूकोज कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा। ठीक, चलिए अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये बात सब यहाँ पे पीछे हम डिस्कस कर लिए हैं, यही सब बात को हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं, यही बात को डिस्कस किए भाई। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है, ये प्रकाश संश्लेषण का शब्द समीकरण लिखो। शब्द समीकरण क्या मतलब, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या जुड़ता है, तो शब्द समीकरण कितना आसान है भाई, कितना आसान है बोल। प्रकाश संश्लेषण में CO2 को क्या लिखेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखेगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे का क्या शब्द जुड़ेगा, दूसरे का जुड़ेगा हमारा वाटर, दूसरे का जुड़ेगा वाटर, और इससे क्या बनेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा, बस यही ठीक है, यही तो शब्द समीकरण है। और ये घटना कब घटेगा, सूरज के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो ये हो गया शब्द समीकरण। अगर इसी का आपको रासायनिक समीकरण लिखना है, अर्थात इसको क्या लिख सकता है, CO2, देख कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिख सकता है, इसको H2O लिख सकता है, ग्लूकोज को क्या लिख सकता है, ये लिख सकता है, O2 को क्या लिख सकता है, ऑक्सीजन लिख सकता है। ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण, ये हो गया शब्द समीकरण। शब्द समीकरण मतलब CO2 को नाम दे दे कार्बन डाइऑक्साइड, H2 को नाम दे दे जल, इसको नाम दे दे ग्लूकोज, ये हो गया शब्द समीकरण। और इसी का फॉर्मूला लिख दिया, रासायनिक सूत्र लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण। तो ये भी आप लिख सकते हो, आप जैसे लिखा गया वैसे लिखोगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आखिरकार कौन कौन ऐसी घटना है जो घटित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन घटना घटित है, देखो सबसे पहले सुनो, सबसे पहले आपको अवशोषित करना पड़ेगा किसको, सूर्य की प्रकाश को, क्योंकि सूर्य की प्रकाश को ही हम लोग कन्वर्ट करेंगे रासायनिक ऊर्जा में। तो सबसे पहला जो घटना घटेगा वह घटना घटेगा अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। तो पहला घटना हमारा है, सबसे पहला घटना है अवशोषण, सबसे पहला घटना है अवशोषण। अब इस अवशोषण में क्या होगा, पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल, क्योंकि भाई क्लोरोफिल को ही वरदान मिला हुआ है, क्लोरोफिल, पत्तियों में क्लोरोफिल नामक हरा रंजक, क्लोरोफिल एक प्रकार का पिगमेंट है, जिसके चलते, पिगमेंट का मतलब होता है किस क्लोरोफिल के चलते ही कलर आता है। क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को अवशोषित करता है, बहुत बढ़िया बात है, ये पहला। दूसरा रूपांतरण, रूपांतरण मतलब क्या, ये कन्वर्ट कर देगा इस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। देख, सूरज की प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल रासायनिक ऊर्जा, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रासायनिक ऊर्जा, ये है रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। यह ऊर्जा एटीपी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एटीपी और NADPH2 के रूप में होता है आगे भोजन बनाने में। और ये क्या होगा, ये ऊर्जा से क्या होगा, इस ऊर्जा का यूज करके ही क्या बनाया जाएगा, इस ऊर्जा का यूज करके हम लोग भोजन बना लेंगे, हम लोग अर्थात क्या मतलब प्लांट बना लेंगे। देखो क्या है, ये तो हो गया अवकरण। अवकरण मतलब क्या होता है, CO2 से ग्लूकोज बनना, ये अवकरण कहलाता है। अब यहाँ पे आगे जब आओगे तो अवकरण को हम लोग सिंपल शब्द में लिखे हैं, क्या लिखे हैं, अवकरण का मतलब है किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना। अगर ऑक्सीजन हट रहा है या हाइड्रोजन जुट रहा है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, अवकरण। तो देखो CO2 को ग्लूकोज में बदलना अवकरण है। क्यों अवकरण है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुटता है, बहुत बढ़िया बात है। तो देखो एक एक बात को यहाँ पे क्लियर करके लिखा जा रहा है कि अवकरण क्यों कह रहे हैं।
तो पहले हमने आपको ऑक्रण का मतलब बताया, फिर आपको यह बताया कि CO2 से ग्लूकोज बनना ऑक्रण क्यों कहला रहा है। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहां होता है, तो आप बता सकते हो कि पेड़ के लीफ में, जो ये पेड़ होता है, आइए ये जो पेड़ होता है, पेड़ के लीफ में, लीफ अर्थात पत्तियों में। अब और डीप में जाओ तो लीफ में आपको दिखा था मीजोफिल सेल, याद कर भाई, मीजोफिल सेल। अब इस मीजोफिल सेल के अंदर आपको दिखा था क्लोरोप्लास्ट, क्या दिखा था, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, और इसी के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो आप सीधा बोल सकते हो, ये डीप में जा सकते हो। ये आपको कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि हरित लौह को क्या बोलते हैं, तो हरित लौह को हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलते हैं। अंगक का मतलब है कि इसी के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, अर्थात इसी के अंदर पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। देखो यहाँ पे दिखाए हैं आपको, देख यहाँ पे सब भाई पहले ही बात करके आए हैं। ये रहा, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट, और यहीं पे देखो यहाँ पे ग्लूकोज ये बनाया गया है, ये पहले यहाँ पे ग्लूकोज बनाया गया है, ये यही बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और लीफ को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रकाश संश्लेषी अंग, अंग बोलते हैं, अंग। क्लोरोफिल को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी इकाई। ये आप ऑब्जेक्टिव यहां से फ्रेम हो सकता है, यहां से आपको 3 ऑब्जेक्टिव दिखाई दे सकते हैं, तो आप यहां से इसको जैसे है वैसे याद कर सकते हो। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कच्ची सामग्री के रूप में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, तो आप खुद बताओ क्या यूज करते हैं। प्रकाश संश्लेषण आप क्या क्या चाहिए तो करा सकते हो। पहला आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और सूरज की प्रकाश चाहिए। इन 4 चीज अगर आपको मिल गया तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करा सकते हो। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या चाहिए। तो पहले हम लोग क्या देखे हैं, पहले हम लोग को क्या चाहिए, पहले हम लोग चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगा, वायुमंडल से मिलेगा, स्टोमाटा कहां से ली जाती है। दूसरा क्या चाहिए, जल, जल कहां से मिलेगा, जल कहां से मिलेगा, जल मिलेगा मिट्टी से। तीसरा चाहिए सूरज का प्रकाश, और सूरज का प्रकाश एक बात बता दें आपको, इस धरती पे सूरज ही इकलौता एनर्जी का स्रोत है। आप किसी भी प्रकार की एनर्जी को देख लो, आप देखोगे तो उसका ओरिजिन सूरज से ही हुआ। और चौथा चाहिए हम लोग को क्लोरोफिल। तो ये कच्ची सामग्री चाहिए। तो क्वेश्चन अगर आपको 5 नंबर में पूछे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसमें क्या क्या कच्ची सामग्री होता है, आप ये लिख सकते हो प्रकाश संश्लेषण का, यहाँ पे आप डिफिनेशन लिख सकते हो, ये इसमें से किसी भी एक चीज को लिख सकते हो, 2 को। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण, सब समीकरण यहाँ से छाप सकते हो। इसमें जो भी घटना घटित होता है ये लिख सकते हो यहाँ से। फिर इस प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री के रूप में क्या यूज होते हैं, आप यहां से ये लिख सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली यही टॉपिक को डिस्कस करने वाले थे। तो अगर आपको इस लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया हो, अगर लगा हो कि हम थोड़ा फास्ट चले गए हैं या फिर ज्यादा डीप में चले गए हैं, तो फिर आप कमेंट में बताना कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं आपके लिए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए।